नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्राध्यापक सचिन। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि फार्मेसी लॉ एथिक्स सब्जेक्ट डिप्लोमा सेकेंड ईयर के लिए है, तो ये डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना ताकि आपको क्वेश्चन समझ सके कैसे लिखना है। रिकमेंडेशन ऑफ ड्रग इंक्वायरी कमिटी, व्हाट आर द रिकमेंडेशन ऑफ ड्रग इंक्वायरी कमिटी, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो कमिटी सबमिटेड कंप्लीट रिपोर्ट विथ अबाउट 90 रिकमेंडेशन। 90 रिकमेंडेशन ये कमिटी ने सबमिट किया है। द मेन रिकमेंडेशन आर एज फॉलोज, तो आपको मेन रिकमेंडेशन बताना है। तो देखो क्या है। कमिटी रिकमेंड फॉर formation of central council and provincial state pharmacy council which would work or look after the education and training of the professionals. This council would maintain the register containing the names and addresses of the registered pharmacist. Okay, कमिटी ने क्या रिकमेंड किया है? सेंट्रल काउंसिल का फॉर्मेशन करना है, प्रोविंशियल स्टेट काउंसिल का फॉर्मेशन करना है, और वो क्या काम करेगी? वो एजुकेशन और ट्रेनिंग के प्रोफेशनल के ऊपर काम करेगी, कैसे करना है, क्या करना है, और सेंट्रल रजिस्टर मेंटेन कैसे करना है रजिस्टर फार्मासिस्ट का। ओके, ये सारी चीजें रिकमेंड करेगी कौन सी? ड्रग इंक्वायरी कमेटी। ओके, इन द रिकमेंडेशन में क्या बताया है? डीईसी ने सजेस्टेड द क्रिएशन ऑफ ड्रग कंट्रोल मशीनरी। ड्रग कंट्रोल मशीनरी सजेस्ट करेंगी कौन से डिपार्टमेंट? ये सजेस्ट करेगी एट द सेंटर विच ब्रांचेस इन ऑल स्टेट्स। ओके, ऑल स्टेट में उसका ब्रांचेस होना चाहिए। ओके, सेंटर में एक ब्रांच होना चाहिए। द कमिटी ऑल्सो रिकमेंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेल इक्विप्ड सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, सीडीएल का भी ये रिकमेंड करेगी। ओके, एस्टेब्लिश करना है सीडीएल, सेंट्रल लेबोरेटरी, विथ कॉम्पिटेंट स्टाफ। उसमें कॉम्पिटेंट स्टाफ होना चाहिए, मतलब क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए, एक्सपर्ट स्टाफ होना चाहिए, एफिशिएंट स्टाफ होना चाहिए, स्पीडी वर्किंग वाला स्टाफ होना चाहिए ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में। इट वाज सजेस्टेड दैट द स्मॉल लेबोरेटरीज वुड वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या होता है? ओके, अभी इसका डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। इट मींस ए पर्सन होल्डिंग अ क्वालिफिकेशन ग्रांटेड बाय एन अथॉरिटी। ऐसा एक पर्सन है, उसका क्वालिफिकेशन ग्रांट किया हुआ है अथॉरिटी से। कौन से? नोटिफाइड अंडर सेक्शन 3 में ऑफ इंडियन मेडिकल डिग्रीज एक्ट 1916। अंडर मेडिकल डिग्रीज एक्ट 1916 में जो मेडिकल डिग्रीज एक्ट हुआ था पब्लिश। ओके, तो उसमें उसका नाम स्पेसिफाइड होना चाहिए, स्पेसिफाइड इन शेड्यूल द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। ओके, और ए पर्सन, ऐसा कोई पर्सन है, वो रजिस्टर है, एलिजिबल है, उसका रजिस्ट्रेशन है मेडिकल रजिस्टर में, स्टेट के मेडिकल रजिस्टर में, meant for a registration of a person practicing modern scientific system of medicine, or a person register or eligible for registration in a medical register for a state who, although not falling with a subclause A and B, is declared by a general or special order made by state government in this behalf. A person practicing the modern scientific system of medicine, or a person who is engaged in practice of veterinary medicine and who possesses क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट ने जो क्वालिफिकेशन अप्रूव किया है वो क्वालिफिकेशन पोजेस कर रहा है, मतलब उसके पास है। पर्सन whose name is entered in the register of dentist under Dentist Act 1948। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी इसका मीनिंग को जानने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो एज पर द एमटीपी, फिर भी मैं समझाता हूं थोड़ा बहुत। एनलिस्ट द सर्कमस्टांसेस अंडर विच प्रेगनेंसीज में बी टर्मिनेटेड, एक्ट 1978 71। ओके, 71 में जो एक्ट पब्लिश हुआ था, जो एक्ट हुआ था वो था मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट। ओके, तो उसमें क्या क्या सर्कमस्टांसेस में प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे इसमें। ओके, एक्सीड 12 वीक्स से ज्यादा हो प्रेगनेंसी, एंड इफ सच अ मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफ ओपिनियन, मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन हो, फॉर्म इन अ गुड फेथ, अगर वो उसका गुड फेथ रहा, दैट द कंटिन्यूएंस ऑफ प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व ए ग्रेव डेंजर टू द लाइफ ऑफ द वुमेन को कुछ डेंजर हो रहा है, या ग्रेव डेंजर हो रहा है, या फिर उसके और टू हर फिजिकल और मेंटल हेल्थ को ये कर रहा है, अल्टर कर रहा है, और चाइल्ड टू बी बॉर्न वुड बी सीरियसली हैंडिकेप्ड, और जो चाइल्ड बॉर्न होने वाला है
वो सीरियसली हैंडीकैप होने वाला है ड्यू टू फिजिकल एंड मेंटल एबनॉर्मलिटीज, फिजिकल मेंटल एबनॉर्मलिटीज की वजह से। प्रेगनेंसी में भी टर्मिनेट बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा, वेयर द लेंथ ऑफ द प्रेगनेंसी एक्सीड 12 वीक्स, 12 वीक्स से ज्यादा हो, बट डज नॉट एक्सीड 20 वीक्स, 20 वीक्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए प्रेगनेंसी। टू रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर आर ऑफ सच ओपिनियन, टू रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन होना चाहिए द प्रेगनेंसी विच इज अलिज्ड टू हैव बीन कॉज्ड ड्यू टू ए रेप और ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज्ड बाय वुमन और हर हस्बैंड फॉर पर्पस ऑफ फैमिली प्लानिंग व्हिच मे बी प्रिज्यूम्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रेव रिस्क टू मेंटल हेल्थ ऑफ द वुमन। वुमन के मेंटल हेल्थ के लिए वो जो प्रेगनेंसी है वो रिस्पॉन्सिबल है, या फिर उसके हस्बैंड ने कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्यूर किया है, या फिर कॉज हुआ है रेप से, तो फिर ये सारे ओपिनियन जान के टू मेडिकल रजिस्टर प्रैक्टिशनर आपको प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकते हैं। इन डिटरमाइनिंग हेल्थ हजार्ड, ओके, हेल्थ हजार्ड हो रहा है ये डिटरमाइन करके प्रेग्नेंट वुमन एक्चुअल कंडीशन इन द फोर्सिबल फ्यूचर मे बी टेकन इनटू अकाउंट। ओके, द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मे टर्मिनेट अ प्रेगनेंसी, ये वर्ड तो आपको, ये लाइन तो आपको बतानी है, ऑफ अ वुमन हु हैव अटेन 18 इयर्स, 18 इयर्स अटेन किया है उसने, वुमन ने, जो प्रेग्नेंट वुमन है, इयर्स ऑफ द एज विथ हर कंसेंट, एंड द वुमन हु हैव नॉट अटेन 18 इयर्स, उसका कंसेंट लेना है कि आपको टर्मिनेट करना है प्रेगनेंसी, ऑफ एज एंड कंसेंट ऑफ हर गार्डियन, उसका गार्डियन का, जो गार्डियन रहेगा उसका हस्बैंड रहेगा, उसका फादर रहेगा, इन राइटिंग इन नेसेसरी, राइटिंग में लेना है। ओके, ये सारी सर्कमस्टांसेस है जिसमें हम प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन एडल्टरेटेड ड्रग एज पर डीएनसी एक्ट 1940। ओके, 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आपको पूछा जाएगा ए ड्रग शॉल डीम टू बी एडल्टरेटेड, कौन सा ड्रग एडल्टरेटेड कहलाएगा, इफ इट कंटेन, उसमें क्या है, हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस कंटेन है, इफ इट कंसिस्ट इन होल और इन पार्ट ऑफ इन एनी फिल्थी मींस फ्रॉड सब्सटेंस, पुट्रीड और डिकम्पोज सब्सटेंस जो बिना काम का है, और इफ इट हैज बीन प्रिपेयर्ड, पैक्ड और स्टोर्ड अंडर इनसैनिटरी कंडीशन, इनसैनिटरी कंडीशन मतलब नॉट इन फेवरेबल कंडीशन, ओके, वेयर बाय इट मे हैव बीन कंटेमिनेटेड विद फिल्थ, और वो कंटेमिनेट किया हुआ है फिल्थ से, वेयर बाय इट मे हैव बीन रेंडर इंजूरियस हेल्थ हो सकती है उस चीज से, उस एडल्टरेटेड ड्रग से, इफ इट्स कंटेनर is composed of in whole or in part of any poisonous or deleterious substance, poisonous or deleterious means hazardous substance which may render to contain injurious to health, or if it bears or contains color or other than prescribed which may be used for the purpose of coloring only, or a substance which may render it injurious to health। okay, जो substance injurious to health है, if any substance have been mixed with it to reduce its quality or strength, ये ऐसा डेफिनेशन आएगा, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और पूरा रट्टा मार के ले लेना उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, गिव 3 क्लासेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइडेड अंडर ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जो 1954 में हुआ था, उसमें एडवर्टाइजमेंट कौन से क्लासेस के प्रोहिबिटेड किए हैं, ये सारी चीजें हम जानेंगे इस क्वेश्चन में। तो मार्किंग स्कीम तो आपको पता है, फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ मिसकरेज और प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेप्शन इन ह्यूमन, अगर ऐसी एडवर्टाइज कर रहा है कोई प्रोक्योरमेंट ऑफ मिसकरेज को प्रोक्योरमेंट कर रहा है, मतलब जो मिसकरेज होता है उसको प्रोक्योर कर सके, या फिर प्रिवेंट कर सकते हैं कॉन्सेप्शन के लिए वुमेन के, फॉर इन करेक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर को करेक्ट कर रहा है वुमेन के, ऐसी एडवर्टाइजमेंट है। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ पावर ऑफ ह्यूमन बीइंग, फॉर सेक्सुअल प्लेजर की पावर आप बढ़ा रहे हो, इंप्रूव कर रहे हो, तो उसके मेंटेनेंस कर रहे हो, तो ऐसे जो क्लासेस है एडवर्टाइजमेंट है ये प्रोहिबिटेड है। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट है फॉर डायग्नोसिस, क्योर, एलिवेशन, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ एनी डिसीज और डिसऑर्डर और कंडीशन स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल और इन रूल्स मेड अंडर द एक्ट। ओके, ये सारी चीजें प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट है। ओके, नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट ऑफ मैजिक रेमेडीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन डिसीज और डिसऑर्डर, नो पर्सन कैरिंग और purporting to carry on the profession of administering magic remedies shall take any part in the publication of the advertisement referring to an magic remedy रेफर कर रहा है वो, which directly indirectly claim कर रहा है to be efficacious for any
purposes of specified in first as above. Okay, misleading advertisement. अभी misleading advertisement कौन सी होती है? In relation to drug, which directly or indirectly gives false impression regarding true character of the drug or any false claim of such a drug is otherwise false or misleading in any material are prohibited. Okay, ये prohibit किया है. In Ayurvedic remedies to cure liver disease disorder और memory enhancement, ये सारी चीजें prohibited classes में आएंगी. Prohibition of advertisement of magic remedies for the treatment of certain diseases. Publication of any advertisement publish कर रहे हो आप related to magic remedies. Magic remedies मतलब जादू. Okay, magic remedies which directly or indirectly claim to be effective of any of the purpose is prohibited. जो ऊपर लिखे गए पर्पज है ये सारी चीजें प्रोहिबिटेड की है अंडर द मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954. अभी फार्मासिस्ट स्टेट फार्मेसी काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, वो कॉन्स्टिट्यूट कैसे हुई है, ये सारी चीजें जानेंगे. स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज कंस्टिट्यूटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट. इट इज रिकंस्टिट्यूटेड आफ्टर एवरी 5 years. हर 5 साल में ये रिकंस्टिट्यूट होता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल. इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर. पहला होता है इलेक्टेड मेंबर्स, और इलेक्टेड मेंबर में क्या कौन से मेंबर होते हैं? 6 पर्सन होते हैं इलेक्टेड बाय अमंगस्ट देमसेल्व्स. उसमें से ही वो इलेक्ट करके देते हैं. 6 पर्सन आर इलेक्टेड फ्रॉम amongst themselves by registered pharmacist of the state. Okay, one member is elected from the amongst themselves by the member of medical council or the state. अभी nominated member में क्या आता है? 5 member are nominated by state government of whom at least 3 shall possess a degree, diploma pharmacy or pharmaceutical chemistry or registered pharmacist. Okay, ex officio member रहता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल में. चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर रहता है पहला एक्स ऑफिशियो में. द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट. गवर्नमेंट एनालिस्ट रहता है अपॉइंटेड अंडर डीएनसी एक्ट 1940. ओके, हाउ फार्मासिस्ट शुड हैंडल द प्रिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू द फार्मास्यूटिकल इथिक्स. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको पढ़ के जाना है. प्रिस्क्रिप्शन शुड नॉट बी डिस्कस विद पेशेंट के साथ प्रिस्क्रिप्शन डिस्कस करना नहीं है फार्मासिस्ट में. फार्मासिस्ट को हैंडल कैसे करना है प्रिस्क्रिप्शन, देखो पहला पॉइंट, प्रिस्क्रिप्शन ये डिस्कस करना नहीं है पेशेंट के साथ में. और अदर्स रिगार्डिंग मेरिट्स एंड डिमेरिट, उसके फायदे उसके तोटे, ये सारी चीजें थेरेपेटिक एफिशिएंसी के बारे में ये कुछ सारी चीजें डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है प्रिस्क्रिप्शन के बारे में पेशेंट को. आफ्टर रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन रिसीव होने के बाद में फार्मासिस्ट शुड नॉट इवन शो एनी एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस. उसके फेस पे ऊपर कोई एक्सप्रेशन नहीं चाहिए पेशेंट के. पेशेंट को देख के ऐसा कोई एक्सप्रेशन फार्मासिस्ट ने दिया नहीं होना चाहिए. विल लॉस देयर फेथ, मतलब फेथ लॉस हो सके फिजिशियन का, विश्वास लॉस हो सके या प्रिस्क्राइबर का. नो एडिशन, ओमिशन, सब्स्टिट्यूशन और इंग्रेडिएंट. ओके, उस प्रिस्क्रिप्शन में एडिशन नहीं करना है, कुछ ओमिट नहीं करना है, कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं देना है. इंग्रेडिएंट इन प्रिस्क्रिप्शन शुड मेड विदाउट और कंसेंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइबर और फिजिशियन के विदाउट कंसेंट से आपको ये सारी चीजें करना नहीं है. ओमिशन नहीं करना है, सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है, एडिशन भी नहीं करना है. व्हेनेवर पॉसिबल एक्सेप्ट इन इमरजेंसी. ओके, इन केस ऑफ एनी एरर प्रिस्क्रिप्शन इट शुड बी रेफर्ड बैक टू द प्रिस्क्राइबर फॉर नेसेसरी करेक्शन. प्रिस्क्राइबर को के पास वो प्रिस्क्रिप्शन में कुछ एरर है तो वो रेफर्ड बैक करना है कोई करेक्शन है तो. इफ एट ऑल चेंज इन प्रिस्क्रिप्शन इज नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ हेल्थ of the patient, it should not affect the reputation of the physician. Patient की reputation खराब ना हो सके ऐसा कोई prescription के interest में ऐसी कोई बात patient के सामने नहीं करनी चाहिए. A pharmacist should not recommend any prescriber unless he is specially asked to do so. Okay, pharmacist ने कुछ भी recommend करना नहीं चाहिए prescriber को अगर unless he is specially asked to do so. Okay, वो जब तक कहता नहीं physician या prescriber तब तक कोई भी recommendation pharmacist के द्वारा जानी नहीं चाहिए प्रिस्क्राइबर को या फिजिशियन को. तो देखते हैं अगले वीडियो में